देखो हम लोग लास्ट क्लास में क्या किए थे कि अगर होल्डिंग कंपनी कैलकुलेट करना है तो पहले हमको शेयर होल्डिंग निकालना पड़ेगा कि वो आदमी कितना होल्ड कर रहा है मेरे कंपनी में, दूसरा कंपनी मेरे कंपनी का कितना शेयर होल्ड कर रहा है। फॉर्मूला था नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द सब्सिडियरी कंपनी। जो आप होल्ड कर रहे हो आप होल्डिंग कंपनी कहलाओगे, रिमेनिंग वाले पार्ट वाले क्या कहलाएंगे, माइनॉरिटी। अगर आप 70% शेयर होल्ड कर रहे हो मेरी कंपनी का, आप मेरी कंपनी को होल्डिंग कहलाओगे, बाकी 30% वाले माइनॉरिटी कहलाएंगे। इसके बाद हम लोग सीखे थे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बनाना। हम पहले बोला था प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और रिजर्व एक साथ लिखते हैं और पोस्ट पीएल पोस्ट रिजर्व अलग से लिखते हैं, और इस पूरा को डिवाइड कर देते हैं होल्डिंग माइनॉरिटी के बीच में। प्री पीएल का जितना पार्ट होल्डिंग कंपनी को मिलता है वो पूरा का पूरा गुडविल कैलकुलेशन में चला जाता है। पोस्ट पीएल का और पोस्ट जनरल रिजर्व का जितना पार्ट होल्डिंग कंपनी को मिलता है वो पूरा का पूरा होल्डिंग कंपनी के पीएल में ऐड हो जाता है, होल्डिंग कंपनी के जनरल रिजर्व में ऐड हो जाता है। और माइनॉरिटी को जो भी मिलना है प्री वाला हिस्सा प्लस पोस्ट वाला हिस्सा मिला के पूरा बैलेंस शीट के करंट लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी में चला जाएगा, बैलेंस शीट के नॉन करंट लायबिलिटी में चला जाएगा। ये हम लोग लास्ट क्लास में बात किए थे। होल्डिंग कंपनी का गुडविल कैलकुलेट करना होगा। होल्डिंग कंपनी जितना मेरे कंपनी में इन्वेस्ट किया है माइनस उनको जो जो मिल रहा है फोकट में, उनको मेरे कंपनी का शेयर्स मिल रहा है, उनको मेरी कंपनी का प्री पीएल मिल रहा है, उनको मेरी कंपनी से बोनस डिविडेंड ये सब मिल रहा है फ्री में, क्योंकि उस पीरियड का बोनस, उस पीरियड का डिविडेंड, उस पीरियड का रिजर्व पीएल में हिस्सा ले रहे हैं जब वो मेरे होल्डिंग नहीं थे, तो उस पीरियड का उनको कुछ भी मिल रहा है वो उनके इन्वेस्टमेंट से माइनस करो। अगर फिगर पॉजिटिव आए तो गुडविल, अगर फिगर नेगेटिव आए तो कैपिटल रिजर्व। इसके अलावा हम लोग बात कर लिए थे कंसोलिडेटेड पीएल एंड कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व। होल्डिंग कंपनी का पीएल प्लस उसको सब्सिडियरी कंपनी का पोस्ट पीएल में जितना हिस्सा मिल रहा है, वैसे होल्डिंग कंपनी का जनरल रिजर्व प्लस उसको सब्सिडियरी कंपनी के पोस्ट जनरल रिजर्व से जितना हिस्सा मिल रहा है, ये पूरा ऐड करें तो उसका कंसोलिडेटेड पीएल और कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व बन जाता है। अब आते हैं, आज ये बात करने वाले थे हम लोग अभी, आपको यहाँ बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया, यही है कंबाइंड बैलेंस शीट या कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जिसको बोलते हो, दोनों कंपनी का। अब एक बात नोट कर लेना, जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओगे शेयर कैपिटल में सिर्फ होल्डिंग कंपनी का कैपिटल लिखोगे, सब्सिडियरी का ऐड करके नहीं लिखोगे। बाकी सब आइटम हम लोग ऐड कर करके जोड़ जोड़ के लिख देंगे, लेकिन शेयर कैपिटल सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग कंपनी का आएगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, सब्सिडियरी कंपनी का कैपिटल का कुछ भी पार्ट नहीं आएगा। ये बात क्लियर रखना अपने दिमाग में। बाद बाकी आइटम जोड़ जोड़ के ऐड करते जाओ। देखो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहाँ शो किया है, नॉन करंट लायबिलिटी के ठीक ऊपर। माइनॉरिटी इंटरेस्ट को नॉन करंट लायबिलिटी के ठीक ऊपर शो किया। बाद बाकी जितना लॉन्ग टर्म बोरोइंग दोनों का जोड़ के लिख दो, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी दोनों का जोड़ के लिख दो, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी दोनों का जोड़ के लिख दो, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न दोनों का जोड़ के लिख दो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स दोनों का जोड़ के लिख दो, ट्रेड पेएबल, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न सब जोड़ जोड़ के लिख दो, होल्डिंग सब्सिडियरी दोनों का। वैसे ही फिक्स एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, अदर नॉन करंट एसेट, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, अदर करंट एसेट, सबको होल्डिंग और कंसोलिडेट दोनों का जोड़ जोड़ के लिखते जाओ। ये बात क्लियर है? हाँ सर। सर एक चीज पूछना है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट को ये लोग अलग से एक हेड क्यों बना दिया है? क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो वो भी शेयर होल्डर है अब। अच्छा। लेकिन वो तुम्हारी कंपनी के शेयर होल्डर नहीं है। हाँ। लेकिन तुम जिस कंपनी के होल्डर हो उसके शेयर होल्डर है वो लोग। तो अल्टीमेटली वो तुम्हारे भी लायबिलिटी है, तुम्हारे भी वो शेयर होल्डर की तरह ही काम करेंगे। हाँ तो सर मतलब शेड्यूल 3 का फॉर्मेट कैसा था? तो वो तो पॉइंट ही नहीं है, थर्ड नंबर पॉइंट ये यही तो बोला गया, जब कंसोलिडेटेड बनाओगे तो इसको हाँ। देखो शेड्यूल 3 का फॉर्मेट क्या बोलता है तुमको ऊपर में, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, और फिर नॉन करंट लायबिलिटी चालू हो जाता है।
हाँ तो ये एक टाइप का नॉन करंट लाइबिलिटी ही है, हाँ लेकिन शेयर होल्डर भी है ये लोग, तो ये लोग हाँ दोनों है क्या कहीं तो। मिडिल में है। हम्म, शेयर होल्डर भी है लोग, लेकिन तुम्हारी कंपनी के शेयर होल्डर नहीं है, हाँ और तुम्हारा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी है ये, लेकिन ना तो ये बोरोइंग्स है नई प्रोविजन है। ना प्रोविजन है। इसको आदर की तरह छोटा मोटा बोल के भी नहीं लिख सकते। हाँ और डेफर टैक्स तो आदर हो में गई। आदर में तो तुम्हारा मतलब छोटा मोटा आइटम जाता है, हाँ उतना छोटा आइटम भी नहीं है कि इसको आदर में बोल के छुपा दो। ये फेस ऑफ द बैलेंस शीट पे दिखना चाहिए, अच्छा, इसीलिए मतलब उसको ऊपर रखा है इसलिए इधर। इसको शेयर एप्लीकेशन मनी के बाद रखा, लेकिन नॉन बात करंट बताओ। लायबिलिटी के पहले रखा, क्योंकि वो फेस ऑफ द बैलेंस शीट पे हाईलाइटेड एकदम शो होना चाहिए शो होना कि चाहिए। आज के दिन तुम्हारी सब्सिडियरी कंपनी के माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स तुमसे कितना रुपया पाते हैं। हम्म, ठीक है, हाँ सर। अब देखो ये लोग, देखो ये देखो शेयर कैपिटल में देखो क्या लिखा, ऑथराइज कैपिटल इशूड कैपिटल किसका, होल्डिंग कंपनी का। देखो इसमें लिखा नहीं, ऐड कर दो सब्सिडियरी का। वैसे ही रिजर्व में भी ऐड करने का दरकार नहीं, रिजर्व तो वैसे भी तुम सीपीएल में बांट के निकाल ले रहे हो, रिजर्व पीएल वैसे भी जनरल रिजर्व और वो सीपीएल में डाल के निकाल ले रहे हो, तो वही फिगर लिख दोगे यहाँ पे। अब लॉन्ग टर्म बोरिंग में देखो डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन सब लिखे तुम। ये देखो अब यहाँ से क्या शुरू हुआ, शॉर्ट टर्म बोरिंग में देखो बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ एच लिमिटेड, बैंक ओवरड्राफ्ट एस लिमिटेड दोनों जोड़ दिए। ट्रेड पेबल में क्या किए, सन्डी क्रेडिटर ऑफ एच लिमिटेड, सन्डी क्रेडिटर ऑफ एस लिमिटेड जोड़ दिए। बिल्स पेबल में क्या किए, दोनों का जोड़ दिए। अदर करंट लायबिलिटी में क्या किए, दोनों का जोड़ दिए। प्रपोज डिविडेंड दोनों का जोड़ दिए। प्रोविजन फॉर टैक्स दोनों का जोड़ के लिख दिए। लैंड एंड बिल्डिंग दोनों का जोड़ के लिख दिया। प्लांट एंड मशीनरी दोनों का जोड़ के लिख दिए। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स दोनों का जोड़ के लिख दिए। गुडविल तो तुम्हारा वैसे भी वो जो तुम कैलकुलेट किए थे, गुडविल और कैपिटल रिजर्व वाला वर्किंग वहाँ से निकल के आएगा, वो भी तुम जोड़ के लिख दो। अगर पहले से कोई गुडविल है होल्डिंग कंपनी का और वहाँ स्टेप 3 से जो सॉल्व होके आया, दोनों लिख दो। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जोड़ के लिख दो। लेकिन जब नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट लिखो तो होल्डिंग कंपनी जो सब्सिडियरी कंपनी में इन्वेस्ट करके लिखा है वो नहीं लिखना है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जब लिखो तो होल्डिंग कंपनी, हो सकता है ना होल्डिंग कंपनी दो जगह इन्वेस्ट करके रखा है, एक तो सब्सिडियरी कंपनी का शेयर खरीद के रखा है और कहीं भी इन्वेस्टमेंट करके रखा है। तो अगर वो और कहीं भी इन्वेस्ट करके रखा है तो वो ऐड करो और सब्सिडियरी का इन्वेस्टमेंट ऐड कर लो। लेकिन अगर होल्डिंग कंपनी जो सब्सिडियरी कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो नहीं लिखना है। देखो लिखा भी है ब्रैकेट में, एच लिमिटेड इन्वेस्टमेंट विच इज अदर देन इन एस लिमिटेड एंड एस लिमिटेड दोनों का जोड़ के लिख दो। इन्वेंट्री जोड़ के लिख दो, डेटर जोड़ के लिख दो, गुड्स इन ट्रांजिट जोड़ के लिख दो, बिल्स रिसीवेबल जोड़ के लिख दो, कैश इन इक्विवेलेंट, कैश इन एंड कैसेट बैंक जोड़ के लिख दो। अदर कुछ करंट एसेट है वो जोड़ दो। और अगर कोई कंटिजेंट लायबिलिटी है तो वो भी जोड़ लो। और कहाँ शो करोगे, ये देखो बैलेंस शीट खत्म होने के बाद नीचे अलग से लिख दिया कंटिजेंट लायबिलिटी। बैलेंस शीट का टोटल बंद करने के बाद अलग से लिख दिया। तो ऐसे नोट्स में कुछ करना नहीं है आपको, बस सब जोड़ जोड़ के दिखा देना है। तो नोट्स और बैलेंस शीट का फॉर्मेट आई थिंक क्लियर है। कोई को कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। जो लोग का लास्ट क्लास मिस हुआ था प्लीज वीडियोस गो थ्रू करें। प्रॉब्लम यही है कि वीडियोस नहीं गो थ्रू करोगे तो बहुत दिक्कत आएगा समझने में ये चैप्टर। अब आते हैं एक एक करके एडजस्टमेंट पे। आपको 3-4 एडजस्टमेंट सीखना है। डिविडेंड रिलेटेड एडजस्टमेंट, बोनस इशू, बोनस शेयर इशू करने रिलेटेड एडजस्टमेंट, और कभी कभी क्या होता है रीवैल्यूएशन हो जाता है एसेट लायबिलिटी का, उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट। और एक लास्ट चीज होगा, कभी कभी म्यूचुअल इंडेप्टनेस होता है। एच लिमिटेड या एस लिमिटेड से कोई पैसा पाता है, क्योंकि एच लिमिटेड एस लिमिटेड दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है। होल्डिंग और सब्सिडियरी दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है, दोनों अलग अलग इंडिविजुअल आइडेंटिटी रखता है। लेकिन जब दोनों एक दूसरे से कुछ पाते हैं या दोनों एक दूसरे को कुछ चुकाना है, मान लो डेट, तुम ही मेरा डेटर है, हम तुम्हारा होल्डिंग है, तुम मेरे सब्सिडियरी हो और तुम ही मेरे डेटर हो, तो तुम्हारे बुक्स में जो क्रेडिटर है मेरे बुक्स में डेटर है, वो म्यूचुअल इंडेप्टनेस हो गया तो वो एडजस्ट कर देते हैं।
तो म्यूचुअल ट्रीटमेंट कुछ भी एक दूसरे से कुछ पाते हैं वो एडजस्ट करेंगे। तो देखो हम पहले इस नोट से दिखा रहे हैं, फिर आपको एक और नोट्स भी शो करेगा और ये दोनों नोट्स कंबाइन करके हम ग्रुप में एक कंबाइंड नोट्स दे देगा। देखो यहाँ पे सम टिपिकल एडजस्टमेंट ऑन कंसोलिडेटेड कंपनी अकाउंट्स। सबसे पहले बोला एडजस्टमेंट रिलेटेड टू डिविडेंड। अगर सब्सिडियरी कंपनी प्री एक्विजिशन पीरियड का कोई डिविडेंड दे रहा है होल्डिंग कंपनी को, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? सब्सिडियरी कंपनी पेड डिविडेंड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। पुराने प्रॉफिट में से ही दे रहा है, करंट ईयर के प्रॉफिट से दे नहीं रहा है, प्री पीएल या प्री रिजर्व से दे रहा है। और किसको दे रहा है? अपने सारे शेयर होल्डर को। उसमें होल्डिंग कंपनी भी आ गया। एंड होल्डिंग कंपनी हैज क्रेडिटेड इट शेयर इन द नेम ऑफ ओन प्रॉफिट। और होल्डिंग कंपनी उसको प्रॉफिट के नाम पे लिख भी लिया। आप मेरा बात समझना, सब्सिडियरी कंपनी अपने प्री पीएल से या प्री रिजर्व से कुछ डिविडेंड बांट रहा है, होल्डिंग कंपनी को वो डिविडेंड मिला और होल्डिंग कंपनी उसको अपने पीएल में लिख लिया। क्या होल्डिंग कंपनी को उसको अपना करंट ईयर का पीएल मानना चाहिए था? नहीं सर। क्यों नहीं? क्योंकि ये उस पीरियड का डिविडेंड है जब हम होल्डिंग थे ही नहीं, तो ये मेरा प्रॉफिट है नहीं, तो फोकट का अमाउंट है। हाँ। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए उस पर बात करते हैं। तो देखो लिख दिए हैं, द एंटायर अमाउंट ऑफ प्री एक्विजिशन डिविडेंड शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट। सब्सिडियरी कंपनी के प्री पीएल से पहले तो माइनस करो इसको, फिर माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचे, मान लो सब्सिडियरी कंपनी का पोस्ट प्री प्रॉफिट 1 लाख रुपए है। सब्सिडियरी कंपनी का प्री प्रॉफिट तुम्हारे एक्विजिशन करने के पहले का प्रॉफिट 1 लाख रुपए है और वो 20,000 रुपये डिविडेंड बांटा है पुराने पीरियड का, जो कि प्री एक्विजिशन पीरियड का डिविडेंड है और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से बांटा है। तो तुम क्या करोगे? तुम नॉर्मली क्या करते हो? हम बोले अगर मेरा होल्डिंग के पहले 1 लाख प्रॉफिट है और होल्डिंग बनने के बाद टोटल प्रॉफिट दिखा रहा है बैलेंस शीट में 3 लाख, तो तुम क्या मानते थे? करंट ईयर में कितना कमाए हैं? 2 लाख रुपए। 2 लाख कमाए हैं। बट जब यहाँ 20,000 डिविडेंड भी बांटा है तो पुराने में से पहले 1 लाख माइनस 20,000 करो। अब कितना बचा पुराना? 80। और अभी तुम्हारा ईयर एंड प्रॉफिट कितना दिखा रहा है पोस्ट? 3 लाख। हाँ, टोटल 3 लाख। तो 80 से 3 लाख हो गया, तो तुम बोलोगे 2,20,000 कमाए हैं 2 डिविडेंड। लाख 20,000 कमाए। हाँ। तो तुमको पहले प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से डिविडेंड माइनस करना पड़ेगा इस वाला फॉर्मेट में। देखो हम यहाँ लिख भी दिए, डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर प्री एक्विजिशन पीएल से माइनस किया जाएगा, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन माइनस किया जाएगा और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऐड किया जाएगा। तो एक बार रिवैल्यूएशन को छोड़ो, हम केवल प्री एक्विजिशन पीएल से क्या माइनस करने बोला है? डिविडेंड ऑफ द लास्ट ईयर। वो माइनस करने के बाद कंपेयर करो कि तुम्हारा पोस्ट पीएल कितना बढ़ा। तुमको एग्जाम में दे देगा, बैलेंस शीट में दिया रहेगा करंट ईयर के एंड में पीएल कितना है और नीचे एडजस्टमेंट में बोला हुआ रहेगा कि होल्डिंग बनने के पहले का पीएल कितना है। तो अगर होल्डिंग बनने के पहले का पीएल 1 लाख दिया है और ईयर एंड में जाके पीएल 3 लाख दिया है, तो तुम क्या मानते हो ड्यूरिंग द ईयर तुम्हारा कितना प्रॉफिट बढ़ा है? 2 लाख रुपया। लेकिन अगर हम यही बोल दिए हैं कि पुराना प्रॉफिट से एक डिविडेंड भी बांटा गया है, तो तुम बोलोगे पुराना प्रॉफिट 1 लाख था, उसमें से 20,000 तो डिविडेंड ही बढ़ गया, तो 80,000 बचना चाहिए था। तो 80,000 मेरा प्री पीएल है और अभी करंट ईयर के एंड में आगे 3 लाख है, यानी हम 2,20,000 ड्यूरिंग द ईयर कमाए हैं। तो प्री पीएल और पोस्ट पीएल का जो ब्रेकअप करेंगे वो डिविडेंड माइनस करने के बाद करेंगे। ठीक है। वैसे ही एसेट लायबिलिटी रीवैल्यू होता है, एसेट लायबिलिटी का वैल्यू घटता बढ़ता है। अगर घट रहा है तो लॉस, बढ़ रहा है तो प्रॉफिट, लॉस है तो माइनस करो, प्रॉफिट है तो ऐड करो। तो ये ट्रीटमेंट्स करने के बाद, और ये तो पिछला साल का एसेट में चेंज हुआ है ना, ये जो भी एसेट लायबिलिटी में चेंज हुआ है ये तो ओपनिंग डेट को ही हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, हाँ या ना? हाँ सर। ओपनिंग डेट को रिकॉर्ड करते हैं। तो मेरे होल्डिंग बनने के पहले का एसेट से कि मेरे होल्डिंग बनने के बाद का एसेट है? होल्डिंग बनने के पहले का। हाँ पहले का है। तो प्री पीएल से देखो पहले लॉस को माइनस कर दिया, प्रॉफिट को ऐड कर लिया। बोल रहा है मशीन है 2 लाख का 2,20,000 हो गया, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ है 20,000 का, हाँ। तो ऐड कर लो।
वैसे ही कर बोल रहा देंगे। है, एक फर्नीचर है 1,90,000 का था, 1,80,000 हो गया उसका वैल्यू, तो 10,000 का रिवैल्यूएशन लॉस है, लेस हो जाएगा। तो लेस हो जाएगा। तो तुमको अब वापस वही फिगर पकड़ते हैं। तुम्हारे को नीचे एडजस्टमेंट में दिया था कि 1,00,000 का प्रॉफिट था, 20,000 का तुम डिविडेंड बांट दिए, 20,000 से तुम्हारे एक एसेट में रिवैल्यूएशन लॉस हुआ है और 10,000 से एक एसेट में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ है। तो तुम क्या करोगे, 1,00,000 माइनस 20,000 प्लस 10,000, सॉरी 1,00,000 माइनस 20,000 डिविडेंड का, प्लस 20,000 एसेट के वैल्यू बढ़ने का, माइनस 10,000 एसेट के वैल्यू घटने का। तो 1,00,000 माइनस 20 तो कितना होगा 80, प्लस 20 तो वापस 1,00,000, माइनस 10 तो 1,10,000। अब तुम बोलो कि तुम्हारा ओपनिंग प्रॉफिट 1,10,000 है, ईयर एंड में 3,00,000 है, तो कितना बड़ा है प्रॉफिट, 190। ये वाला एग्जांपल क्लियर है सबको? मेरे को नीचे एडजस्टमेंट में पहले दे रखा है कि मेरा प्रॉफिट 1,00,000 था ओपनिंग में और क्लोजिंग में आके वो 3,00,000 हो गया, तो सीधा जबान में तुम बोलते कि तुम्हारा प्रॉफिट 2,00,000 से बड़ा है। लेकिन उसमें कुछ एडजस्टमेंट से पहले कि पुराने प्रॉफिट से डिविडेंड माइनस करो, पुराने प्रॉफिट में अगर रिवैल्यूएशन लॉस हुआ है तो माइनस करो, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ है तो ऐड करो। ये सब ट्रीटमेंट करने के बाद जो फिगर बचे उससे तुम करंट ईयर का पीएल को कंपेयर करो और फिर देखो करंट ईयर में कितना पीएल बढ़ा है कि घटा है। तो पहला ट्रीटमेंट हम लोग पढ़ रहे थे, तो पहले क्या बोला, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट को डिडक्ट करो ओपनिंग पीएल से, मतलब पिछला साल का पीएल से, और फिर जो डिफरेंस आ रहा है क्लोजिंग पीएल से उसको पोस्ट पीएल में लिखो। दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा, होल्डिंग कंपनी उसको क्या मान लिया अपना, सर प्रॉफिट। तो होल्डिंग कंपनी अगर प्रॉफिट माने तो होल्डिंग उसको अपने कहाँ लिख के रखा होगा, होल्डिंग कंपनी उसको सर इनकम साइड में। अपने पीएल में। हाँ सर। तो उसके पीएल को पहले ठीक करो, हाँ सर। उसके पीएल से माइनस करो। अच्छा वो मान लिया प्रॉफिट, लेकिन उसको क्या मानना चाहिए था, क्या मतलब कैपिटल रिजर्व, मतलब फोकट का प्रॉफिट, कैपिटल रिजर्व। हाँ कैपिटल तो रिजर्व उसका फोकट ट्रीटमेंट कहाँ होगा, तो देखो ये जो बैलेंस अपने सीखे थे ना गुडविल कैलकुलेशन का। लास्ट क्लास में, जो इन्वेस्टमेंट से डिविडेंड माइनस करना, बोनस माइनस करना, प्री एक्विजिशन पीएल माइनस करना, तो देखो लिखे ना डिविडेंड लेस करना है। हाँ तो देखो लास्ट क्लास हम बताए थे कि डिविडेंड लेस करना, आज उसका रीजन दे दिए। हाँ सर, क्योंकि तुम्हारा फोकट का पैसा इन्वेस्टमेंट को कम कर देता है। आई रिपीट, फोकट का पैसा इन्वेस्टमेंट को कम कर देता है। तो ये जो गुडविल कैलकुलेशन का स्टेटमेंट बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर लिखेंगे, लेस करेंगे डिविडेंड रिसीव्ड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट। देखो लिख दिया पूरा पूरा लैंग्वेज। तो 3 जगह ट्रीटमेंट होगा। ये जो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल वाला स्टेटमेंट है उसमें प्री एक्विजिशन से प्रॉफिट से माइनस होगा डिवाइड बंटवारा होने के पहले। दूसरा ट्रीटमेंट, ये जो गुडविल या कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन वाला स्टेटमेंट बनाएंगे उसमें इन्वेस्टमेंट से माइनस होगा। और तीसरा ट्रीटमेंट, ये जो कंसोलिडेटेड पीएल बना रहे हो इसमें से भी क्या होगा, ये जो कंसोलिडेटेड पीएल बना रहे हो फोर्थ स्टेप, उसमें से भी क्या होगा, लेस हो जाएगा। हाँ, तो 3 जगह से लेस हो गई है। सब्सिडियरी कंपनी के प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से, यानी इस स्टेटमेंट से जो हम हाथ से नोट डाउन किए हैं, इन्वेस्टमेंट वाला कैलकुलेशन से, और कंसोलिडेटेड पीएल से। क्योंकि कंसोलिडेटेड पीएल में तुम होल्डिंग कंपनी का पीएल और सब्सिडियरी कंपनी का पीएल दोनों ऐड कर दे रहे हो ना, ये ऐड करके बैलेंस शीट में ले रहे हो, तो यहाँ माइनस करने के बाद बैलेंस शीट। तो ये हुआ मेरा 2 ट्रीटमेंट गुडविल का। अगर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से डिविडेंड दे रहा है सब्सिडियरी कंपनी तो क्या होगा, तो सर वो उसी का प्रॉफिट माना जाएगा। हाँ, तो मतलब होल्डिंग का प्रॉफिट माना जाएगा और हाँ। नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि गलती नहीं है। एक बात दिमाग में ना बहुत बोल्डली सेट कर लेना, गलती नहीं हो तो कोई एडजस्टमेंट करने का दरकार ही नहीं है।
तो अगर हाँ। होल्डिंग, अगर सब्सिडी कंपनी पोस्ट पीएल से डिविडेंड दिया है तो उसको पोस्ट पीएल से तो देना चाहिए था, तो कोई एडजस्टमेंट का दरकार नहीं है। पोस्ट पीएल से देना चाहिए था, पोस्ट पीएल से दिया है और होल्डिंग कंपनी उसको प्रॉफिट मान लिया पोस्ट पीएल के कारण, तो ठीक ही तो किया। क्योंकि पोस्ट पीएल से यानी करंट ईयर के पीएल से सब्सिडियरी कंपनी को डिविडेंड दे रहा है तो उस पर होल्डिंग कंपनी का हक बनता है। हम लोग पहली बार में माइनस क्यों किए थे? क्योंकि उसका हक नहीं बनता, उस पीरियड से डिविडेंड दे रहा है जब हम था ही नहीं, तो मेरे को फोकट का पैसा मिल रहा है इसलिए मैं उतना ट्रीटमेंट किए। लेकिन अगर मेरा पोस्ट पीएल से डिविडेंड दे रहा है तो उस पर मेरा हक भी बनता, तो इसलिए कोई ट्रीटमेंट का दरकार नहीं है। ठीक। नेक्स्ट, इफ इंटरिम डिविडेंड इज पेड बाय सब्सिडियरी कंपनी आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? तो साल के जो बीच में डिविडेंड मिलता है। हाँ, तो इंटरिम डिविडेंड इज पेड बाय सब्सिडियरी कंपनी आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। दे रहा सब्सिडियरी कंपनी इंटरिम डिविडेंड है, लेकिन कहाँ से दिया? निकाल के। मतलब सब्सिडी बनने के पहले का प्रॉफिट में से दिया। हाँ, तो सेम ट्रीटमेंट जो ऊपर सीखे थे, जो ऊपर वाला जो डिविडेंड एकदम देखो, इसलिए वहां पे लिख दिया है इफ शुड बी ट्रीटेड एज प्री एक्विजिशन डिविडेंड एंड ट्रीटमेंट विल बी सेम एज मेंशन्ड अबव। एंड अगर इफ इंटरिम डिविडेंड पोस्ट सब्सिडी कंपनी से डिविडेंड दिया है तो इट शुड बी ट्रीटेड एज पोस्ट इक्विटी डिविडेंड, नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। तो यानी सीधा सा कहानी है, फाइनल डिविडेंड हो या इंटरिम डिविडेंड हो, अगर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से दिया है तो ट्रीटमेंट करेंगे, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से दिया है तो कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। ठीक है। हाँ सर। अब आता है एक और डिविडेंड, आखिरी डिविडेंड का बात है। अगर ये प्रपोज डिविडेंड है तब क्या करेंगे? प्रपोज डिविडेंड, हमको एक बात बताओ, क्या एक्चुअली में बढ़ गया है क्या? नहीं सर। कैसे पता चला? क्योंकि प्रपोज्ड है सर अभी तक। अभी तक तो प्रपोजल रखा गया। अभी तक तो प्रपोजल रखा गया है, रिकमेंड होके हाँ। फाइनल हुआ ही नहीं नहीं हुआ। तो प्रपोज डिविडेंड को इसीलिए बोला जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कि उसको कंटिंजेंट लायबिलिटी की तरह ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि एक टाइप का कंटिंजेंसी है ना कि शेयर होल्डर अगर अप्रूवल दिया तो बटेगा, नहीं अप्रूवल दिया तो नहीं बटेगा। तो नहीं बटेगा। तो देख लीजिए, इसमें लिख दिए हैं एज पर लेटेस्ट डिविडेंड ऑफ शेड्यूल 3 प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रपोज डिविडेंड इज टू बी ट्रीटेड एज कंटिंजेंट लायबिलिटी ओनली। देयरफॉर द एंटायर dividend proposed by the holding company and dividend proposed by subsidiary company after the eliminations of intercompany part should be shown in the consolidated as footnote। सारा आपस में कोई लेन देन है वो माइनस कर लो। अगर सब्सिडियरी कंपनी कोई प्रपोजल रखा है तो वो डिविडेंड होल्डिंग को भी तो मिलेगा, तो जितना होल्डिंग को मिलेगा वो हटा लो, बाकी लायबिलिटी किसका बच गया? होल्डिंग का ही। होल्डिंग का। अब तो मिला के बुक बना रहे हो तो लायबिलिटी किसका है? होल्डिंग का। होल्डिंग का लायबिलिटी है, तो ये डिविडेंड फुटनोट में अलग से लिख दो कि ये लायबिलिटी है। अगर रिकमेंडेशन हुआ तो देंगे और अगर शेयर होल्डर रिकमेंड नहीं किए तो नहीं देंगे। इसीलिए बोल दिया कोई भी टाइप का प्रपोज डिविडेंड हो उसको सब में कहीं ट्रीटमेंट नहीं करना है, उसको सिर्फ और सिर्फ फुटनोट में लिख देना है। बट सर पता है, मतलब जैसे अपने कैश फ्लो वगैरह बनाते तो उस टाइम में प्रपोज डिविडेंड तो नोट्स में अकाउंट में दिए रहते हैं। देखो कैश फ्लो वगैरह में हम लोग ऐड बैक इसलिए कर देते क्योंकि प्रॉफिट से माइनस हुआ है। हाँ। बट यहाँ तो बोल रहा है प्रपोजल रखा है, ये बैलेंस शीट में इम्पैक्ट नहीं किया अब तक कंपनी के। हाँ नहीं, जब कैश फ्लो बनाते तो बैलेंस शीट तो देख के ही बना देते हैं, तो उसमें तो नोट्स अकाउंट में तो देख ही रखता है वो लोग नोट्स अकाउंट में कहाँ देखो, तुमको एडजस्टमेंट में देके रखते हैं। नहीं सर, बहुत बार नोट्स अकाउंट में भी अरे दे देते हैं। नोट्स अलग है, फुटनोट अलग है मनीष। हाँ। नोट्स मतलब ये जो हम लोग सीखे ये रहा नोट्स टू अकाउंट्स। हाँ नहीं, हम वही बोल रहे थे, देना तो फुटनोट में चाहिए ना। ये होल्डिंग, ये कंसोलिडेशन में बोल रहा है केवल। अच्छा। नॉर्मल में हम लोग नहीं करते ये चीज, नॉर्मल में हम लोग उसको प्रपोजल को मान ही लेते हैं कि ये फाइनल होने वाला है, होने ही वाला है। हम लोग उसको नॉर्मल लायबिलिटी ट्रीट करते हैं। लेकिन जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहे हैं तब ये लोग बोल रहे हैं कि इसको तुम फाइनल, इसको तुम कंटिंजेंट लायबिलिटी की तरह मानो, फाइनल ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। नहीं। ठीक है। अगला आइटम, और यही मेन है, इसके बाद खाली गुडविल इसका बोनस शेयर का बात करना और चैप्टर खत्म। फिर इसके बाद 7-8 सम करना है केवल। अनरियलाइज प्रॉफिट अगर हो क्लोजिंग स्टॉक में तो उसका क्या होगा?
इसमें देखो दो चीज लिखा है, पहले अनरियलाइज प्रॉफिट का मतलब लिखा है वो आप लोग जानते हो। क्लोजिंग स्टॉक में अनरियलाइज प्रॉफिट है मतलब होल्डिंग सब्सिडियरी को एक सेकंड, हम ये बोल रहा था होल्डिंग सब्सिडियरी को माल बेचा, ऐसा हो सकता है हाँ या ना? हाँ हाँ उल्टा भी हो हाँ सकता है, सर। सब्सिडियरी होल्डिंग को माल बेचो। हाँ हो सकता है। हाँ सर, हो सकता तो है। जब एक दूसरे को बेचते हैं तो क्या कॉस्ट पे बेचते हैं कि प्रॉफिट ऐड करके बेचते हैं? नहीं वो सर प्रॉफिट ऐड करके। ऑब्वियस बात है, क्योंकि दोनों सेपरेट Invoice कंपनी है हाँ तो सर। हम लोग प्रॉफिट ऐड करके बेचेंगे सर। हाँ अब अगर वो क्लोजिंग स्टॉक अगर होल्डिंग सब्सिडी को बेचा है या सब्सिडी जो होल्डिंग को बेचा है उसके पास वो सामान एज अ क्लोजिंग स्टॉक बच गया तो उसमें तो प्रॉफिट इंक्लूडेड है। तो उसका स्टॉक रिजर्व निकालना पड़ेगा। एग्जैक्टली, और जब तुम निकालना कुछ नहीं हो, बहुत आसान निकल जाएगा, इसमें ट्रीटमेंट खाली जानना है कि बुक्स में शो कैसे करेंगे। और जब तुम कंबाइंड बैलेंस शीट बना रहे हो, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, तब तुम्हारा दोनों ट्रीटमेंट एक दूसरे में घुसा हुआ रहेगा। हाँ और हमेशा रिकॉर्ड तो कॉस्ट पे करना चाहिए, क्योंकि दोनों एसेट को दोनों स्टॉक को तुम ऐड करके एक साथ लिख दोगे, होल्डिंग का भी और सब्सिडियरी का भी। तो जब तुम ऐड करके लिख दोगे भाई तो कैसे लिख पाओगे ऐड करके, क्योंकि उसमें हाँ। प्रॉफिट घुसा हुआ है। लिखना चाहिए था कॉस्ट पे, कॉस्ट पे लिखना था, वो भी हाँ, दोनों तो का अलग अलग वो करना प्रॉफिट पड़ेगा। हटाना पड़ेगा। हाँ निकालना तो बहुत सिंपल है, तुमको बोल देगा 10,000 का सामान 110% पे भेजे थे, सॉरी 11,000 का सामान है 110% पे भेजे थे, तो कितना प्रॉफिट घुसा भाई? 11,000 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 10, 11,000 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 10। हम तुमको 11,000 का क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है तुम्हारे पास, मेरा भेजा हुआ, उसमें 10% प्रॉफिट इंक्लूडेड है बोल रहे हैं, तो यानी 11,000 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 10 यानी 1,000 रुपया प्रॉफिट घुसा हुआ है। हाँ सर। अब कौन किसको भेजा तब ट्रीटमेंट बदल जाएगा। अगर होल्डिंग सब्सिडियरी को भेजा है इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन, और अगर सब्सिडियरी होल्डिंग को भेजा है इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। ऊपर से नीचे कि नीचे से ऊपर? होल्डिंग ऊपर होता है, सब्सिडियरी नीचे होता है, होल्डिंग बड़ा होता है, सब्सिडियरी छोटा होता है, इसीलिए इसका लैंग्वेज भी क्या, अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब नीचे से ऊपर, यानी सब्सिडियरी सेल गुड्स टू होल्डिंग कंपनी, तो प्रॉफिट किसके बुक्स में घुसा हुआ है? सब्सिडियरी के बुक में। वेरी गुड, यही मेन पकड़ना जरूरी था। सब्सिडियरी होल्डिंग को सामान भेज रहा है तो भाई प्रॉफिट तो सब्सिडियरी बुक किया होगा ना अपने बुक्स में, वैसे ही होल्डिंग सब्सिडियरी को सामान भेज रहा है, होल्डिंग के बुक में। होल्डिंग के बुक्स में प्रॉफिट बुकिंग है। हाँ तो देखो क्या लिखा है, एज अपस्ट्रीम ट्रांजेक्शन इज सच वे सब्सिडियरी कंपनी सेल गुड्स टू द होल्डिंग कंपनी। इन दिस केस profit of sale included in subsidiary company's profit and loss balance. Thus, after analyzing the profit of subsidiary company, holding company's share of unrealized profit is deducted from the minority interest. हम क्या करेंगे, उसको होल्डिंग कंपनी के पीएल से, सॉरी जो ये जो बनाओगे ना, ये कहाँ गया स्टेटमेंट, रुको, ये यहाँ पे होल्डिंग कंपनी के पोस्ट पीएल से माइनस कर दोगे सब्सिडियरी कंपनी के। सब्सिडियरी कंपनी के पीएल में प्रॉफिट घुसा हुआ है ना, तो सब्सिडियरी कंपनी के पीएल से यहाँ पर माइनस कर देंगे पोस्ट पीएल से, ठीक है। हाँ सर। वैसे ही अगर डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन हो, डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन मतलब, सॉरी अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन मतलब a transaction where holding company sell goods to subsidiary company. In this case profit on goods is included in holding company's PL. तो वो जो उसका तुम बनाओगे ना कंसोलिडेटेड PL CPL, ये वाला स्टेटमेंट कंसोलिडेटेड PL यहाँ माइनस कर दोगे, तो देखो लिखा भी है, देखो लेस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इंक्लूडेड इन स्टॉक ऑफ गुड्स, जिसके PL में घुसा हुआ है उसके PL से माइनस कर दो, दैट्स इट। अगर सब्सिडियरी होल्डिंग को माल बेचा है यानी सब्सिडियरी प्रॉफिट कमा के बैठा है, खुद से खुद कैसे प्रॉफिट कमा सकते हो, तो फिर सब्सिडियरी के बुक से माइनस करो। सब्सिडियरी का पीएल कहाँ एडजस्ट कर रहे हो, इस स्टेटमेंट में, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में, तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल से माइनस कर दो। और अगर सब्सिडियरी होल्डिंग प्रॉफिट कमा के बैठा है तो होल्डिंग का पीएल कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हो,
स्टेप नंबर 4 में, तो यहाँ माइनस कर दो। तो जहां वो प्रॉफिट घुसा हुआ है उसके बुक से माइनस कर दो। क्लियर है ये? हाँ सर। वैसे ही अगर एक दूसरे से कोई बिल्स रिसीवेबल है या बिल्स पेएबल है तो क्या करोगे? म्यूचुअली सेट ऑफ कर लेंगे। वेरी गुड। मान लो होल्डिंग कंपनी के बुक्स में 10,000 का बीआर है और सब्सिडी कंपनी के बुक्स में क्या होगा भाई? बीपी। बीपी। हाँ। बीपी। मान लो होल्डिंग कंपनी के बुक्स में 10,000 का बीआर है, सब्सिडी कंपनी बुक्स में मान लो 18,000 का बीपी है। एक बार हम दोनों का अलग अलग फिगर बता रही है, एक दूसरे का एडजस्टमेंट का फिगर नहीं। नॉर्मल बैलेंस शीट तुमको शो कर रहा है कि होल्डिंग कंपनी के बुक्स में 10,000 का बिल्स रिसीवेबल है और उधर में शो कर रहा है कि सब्सिडी कंपनी के बुक्स में 18,000 का बिल्स पेएबल है और दोनों का एक दूसरे का म्यूचुअली 2,000 का एडजस्टमेंट है। तो क्या करोगे? इसके बीआर से माइनस कर दो, उसके बीपी को 2,000 लेस कर बीपी से देंगे। माइनस कर दो। तो दोनों का बीआर ऐड करोगे, दोनों का बीपी ऐड करोगे बैलेंस शीट बनाते वक्त। वहीं पे 2,000 दोनों जगह से ऐड। मान लो दोनों का बीआर ऐड किए, 2,000 वहाँ पे बीआर माइनस कर लिए। दोनों का बीपी ऐड किए और वहाँ पे भी 2,000 माइनस कर दिए। वैसे अगर एक दूसरे के डेटर क्रेडिटर में घुसा हो तो वहाँ से माइनस कर लो। दोनों का डेटर ऐड करो और जो फिगर म्यूचुअली एडजस्टेड है वो माइनस कर दो। वैसे दोनों का क्रेडिटर भी ऐड करो और जहाँ वो म्यूचुअली एडजस्टेड फिगर है वो माइनस कर दो। इसको बोलते हैं लायबिलिटी ऑफ बिल डिस्काउंटेड और बिल्स पेएबल एडजस्टमेंट। और इसमें कुछ बताने लायक है? रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट लॉस का बात हम लोग कर चुके हैं। एक मिनट, वो कहाँ गया? ये क्या हुआ? यहाँ पे वो गायब है, बोनस शेयर। ये रहा, इशू ऑफ बोनस शेयर नॉट गिवन इफेक्ट बाय द सब्सिडियरी कंपनी। सब्सिडियरी कंपनी अगर बोनस शेयर दे रहा है तो वो बोनस शेयर थोड़ा होल्डिंग कंपनी को भी मिल रहा होगा, क्योंकि पिछले साल के पीएल प्रॉफिट बहुत अच्छा हुआ इसलिए इस साल बोनस शेयर दे रहे हैं। तो देखो यहाँ पे ट्रीटमेंट लिखा है, द अमाउंट ऑफ बोनस इशू शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम रिजर्व एंड पीएल एज द केस में बी अंडर कैपिटल प्रॉफिट। तो पहला बात तो सब्सिडियरी कंपनी के रिजर्व पीएल से माइनस करोगे, क्योंकि वो आउट ऑफ रिजर्व पीएल प्रॉफिट बांट रहे हैं, आउट ऑफ रिजर्व पीएल बोनस शेयर बांट रहे हैं। और दूसरा बात, होल्डिंग कंपनी को वो फोकट में मिल गया तो उसका दूसरा इम्पैक्ट कहाँ आना चाहिए? उसके गुडविल कैलकुलेशन में भी माइनस हो जाना चाहिए। अगर सब्सिडियरी कंपनी बोनस शेयर बांट रहा है तो सब्सिडियरी कंपनी के इससे माइनस करोगे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से। देखो हम यहाँ पे लिख दिया जनरल रिजर्व, प्री जनरल रिजर्व जो है उससे लेस अमाउंट यूज फॉर बोनस इशू। अगर प्री जनरल रिजर्व का कोई अमाउंट है तो उससे बोनस इशू माइनस कर देंगे। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा? ये रहा, जब गुडविल कैलकुलेट करोगे, गुडविल या कैपिटल रिजर्व, तो लेस बोनस शेयर रिसीव बाय होल्डिंग कंपनी फ्रॉम सब्सिडियरी कंपनी। क्लियर है? हाँ सर। एक सेकंड नोट करना। बस इतने मेन काम का बात है। तो यहाँ पर हम स्टॉप करें, नोट